नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी चाहते हैं कि हम एक हेल्दी, डिजीज फ्री जिंदगी जिए, लेकिन उसके लिए या तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डाइट फॉलो करनी पड़ती है, फिट रहना पड़ता है और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ ऐसी नेचुरल टेक्निक है जिसके माध्यम से आप नहीं, आपका परिवार नहीं, बल्कि पूरा समस्त भारतवर्ष मेडिकेटेड, हम कह सकते हैं बिल्कुल एक्टिव और फिट जिंदगी जी सकते हैं, तो क्या होगी वो तकनीक? जरूर करेंगे इसके बारे में, क्योंकि आप रहेंगे फिट तभी तो इंडिया कहलाएगा फिट। लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कुंभ। कुंभ 2019 एक मास पिलग्रिमेज ऑफ फेथ, जिसकी हम बात करते हैं, अध्यात्म का सबसे बड़ा मेला। और हाल ही में 10 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे और आखिरी शाही स्नान हुआ। करोड़ों श्रद्धालु इसका हिस्सा बने। तो आज कुंभ के बारे में, किन्नरों के बारे में, नागा साधुओं के बारे में और भी ज्यादा जानकारी, खास तौर से अगर आप जानना चाहेंगे क्या है साइंटिफिक रीजन इस महाकुंभ के बारे में, कुंभ नगरी की सुंदरता के बारे में, मेरे साथ एक खास मेहमान है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं शिवानी दुर्गा जी का। अ वेरी वेलकम दुर्गा जी। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जब हम कुंभ 2019 की बात करें या फिर कुंभ की बात करें, तो एक स्पिरिचुअलिटी, एक धर्म, एक प्योरिटी का एक एसेंस, एक माहौल बन जाता है जी। तो क्या कहता है इस बार का 2019 का कुंभ? 2019 का कुंभ ही नहीं, मुझे लगता है सभी कुंभ जो होते हैं अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन 2019 का कुंभ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है उसे, जिस तरह से सिस्टमेटिकली उसको फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो या हमारा वहाँ की सुंदरता से रिलेटेड हो या सफाई से रिलेटेड हो। इस बार कहते हैं कि गंगा जो है पूरी तरह से इस बार साफ है और वो भी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही होंगी खुद के अंदर भी। तो ये कारण हैं जो इस बार के कुंभ को विशेष बनाते हैं। और उसमें किन्नर अखाड़े ने भी इस बार क्योंकि भाग लिया है पहली बार, तो वो भी एक विशेष उसका आकर्षण का केंद्र है। पर सबसे बड़ी जो बात है इस कुंभ की वो ये है कि इस बार का कुंभ और जितने कुंभ अभी तक हुए हैं उससे वेल ऑर्गेनाइज्ड रहा है। बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल प्लान्ड है। yes. और तीसरा और आखिरी शाही स्नान भी हुआ 10 फरवरी को, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। और शुरुआत इसी से करते हैं जी। स्नान की अगर हम एसेंस, अहमियत की बात करें जी, क्यों खास माना जाता है, खास तौर से अगर आजकल की जनरेशन जानना चाहे कि क्यों, क्या है महत्व? स्नान का महत्व तो इन जनरल भी है, बिकॉज शुचि का महत्व तो है, शुचि, शुद्धि। इनके लिए तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आप स्वस्थ हैं, मतलब जो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जब ये आ जाता है कि जहाँ पर सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, जहाँ शुद्धता होती है, चाहे वो अंतर बाह्य शुचि हम कहते हैं, जब संकल्प लेते हैं तो भी अंतर बाह्य शुचि, मतलब अंदर भी शुद्ध और बाहर भी शुद्ध। तो अंदर की शुद्धता मंत्र से होती है, मंथन से होती है, और बाहर की शुद्धता स्नान से होती है। इसीलिए स्नान का महत्व है। लेकिन कुंभ में ये महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि विशेष मुहूर्त होते हैं। और हमारे अनादिकाल से हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में मुहूर्तों का उल्लेख है। 9 प्लैनेट्स के बारे में, जिनके बारे में हम आज बात करते हैं, या एस्ट्रोलॉजिकल गणनाएं जो आज करते हैं, ये तो वेदों में पहले से इनका उल्लेख है, हमारे पुराणों में इसके बारे में कहा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है कि हर प्लैनेट की अपनी महत्वता है और वो जब अलाइनमेंट में आते हैं तो और विशेष हो जाते हैं। तो जब कुंभ होता है तो वो विशेष अलाइनमेंट जो है प्लैनेट्स का, वो इसे विशेष बना देता है। और उस समय में क्योंकि क्लाइमेट पर हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका अलग प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है, धरती 70% वाटर से बनी हुई है, और मून जो है हमारे सबसे पास में सैटेलाइट है, तो उसका प्रभाव जैसे ज्वार भाटा के अंदर होता है, हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर इन चीज़ों का प्रभाव होता है। जब प्लैनेटरी चेंज होती है, जिनको हम अंतरदशा, महादशा के रूप में जानते हैं हमारे चार्ट में, हमारे जीवन पर उनका प्रभाव पड़ता है। राहु काल की जब दशा आती है तो प्रभाव होता है, गुरु की दशा होती है तो सब अच्छा होता है। तो इसी तरह से कुंभ के समय में विशेष प्लैनेटरी जब इकट्ठी होती है, अलाइनमेंट में आती है, उस समय पर पानी के अंदर भी उथल पुथल होती है। मिनरल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिन्हें एक्टिव मिनरल्स कहते हैं। उस समय में जब हम स्नान लेते हैं तो उसका विशेष प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर भी भाव जागृत होते हैं, शुद्धता जागृत होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि हम एक्टिव हो जाते हैं और हम
हम भी अलाइनमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सातों चक्र हैं जब वो उस जल से मिलते हैं बिल्कुल, तो वो भी अलाइनमेंट, क्योंकि हम सिर्फ पानी में स्नान नहीं करते, उसका आचमन भी करते हैं, तो अंतर बाह्य शुचि दोनों तरफ से हो जाती है। तो कुंभ के समय में क्योंकि उस तरह की प्लैनेटरी होती है और उस समय में विशेष मुहूर्त में वो जल जो है क्योंकि वहां गिरा है अमृत मंथन से, तो उस समय उस जल को अमृत माना जाता है। बिल्कुल। तो स्नान करने से वो अमृत हमारे अंदर भी आ जाता है। तो मतलब अंतर मन की शुद्धि, बाहरी शुद्धि, एक प्योरिटी का हम Yes, कहते हैं symbol एहसास है। होता है। बिल्कुल। तो फिर क्या ये केवल खास दिनों पर होता है, खास मुहूर्त पर होता है? क्या स्नान, जैसे आपने स्पेसिफिक डेट्स कही, तभी होता है? जी, खास दिनों पर इसका महत्व, मौनी अमावस्या हो गई, बसंत पंचमी हो गई, संक्रांति हो गई, ये विशेष इसलिए होते हैं क्योंकि इस समय पर हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो विशेष कर पृथ्वी पर अपना प्रभाव डाल रहे होते हैं, ऋतुएं बदल रही होती हैं, क्योंकि संक्रांति से हम उत्तरायण की शुरुआत मानते हैं। तो जब ऋतु बदलती है, सर्दी से हम जो है अब गर्मी की तरफ, दक्षिणायन की तरफ, उत्तरायण की तरफ, गर्मी की तरफ बढ़ेंगे दक्षिणायन से। तो अब जो है क्योंकि वो चेंज हो रहा है, तो इस समय में जब हम स्नान लेते हैं तो उसका हमारे मन मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से हर 3 महीने में जब ऋतु बदलती है तो उस समय पर भी जो है स्नान का महत्व कहा गया है कि विशेष जगहों पर जाकर, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, नदियां हैं, विशेष नदियां हैं, उनमें जाकर के या कुंड में जाकर के स्नान अवश्य लेना चाहिए। इससे ना केवल इस जन्म में पर उस जन्म के भी हमारे जो है पाप धुल जाते हैं। बिल्कुल। और पाप धोने की आपने बात की, स्नान की आपने बात की, और शुरुआत में आपने कहा था कि इस बार किन्नरों के अखाड़े ने भी इसमें स्नान लिया, भाग लिया, कुछ उसके बारे में बताएं। किन्नर अखाड़ों का, देखिए, किन्नरों का विशेष महत्व रहा ही है, आज से नहीं, अनादिकाल से उन्होंने विशेष भूमिका निभाई है धर्म को सपोर्ट करने में। उन्हें इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन उनका रोल बहुत विशेष रहा है। जो आज से अगर आप पुरातन समय में देखें तो उनके हर जगह पर उल्लेख मिलते हैं। महाभारत काल में शिखंडी का उल्लेख मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया महाभारत को खत्म करने के समय पर। बिल्कुल। तो इसी तरह से इस समय पर उनकी आवश्यकता, समय के हिसाब से हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं। समय बदला, हम जिस युग में अब जी रहे हैं, अखाड़ों का, किन्नर अखाड़ों का आना धर्म को आगे लेकर के जाएगा। ये उसमें सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। धर्म को इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन इन्हें हमेशा निग्लेक्शन मिला है सोसाइटी से। जबकि इनका, जब आप देखिए हमारे घर में वो बच्चा होता है, शादी होती है, तो इन्हें बुलाया जाता है कि आशीर्वाद देकर जाओ। फिर हम जब ये विशेष तौर पर कभी आकर अचानक से मिल जाएं और आशीर्वाद दे दे, तो हम समझते हैं इस चीज़ को कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं कि इनके कहने से हमारा वो कार्य अवश्य हो जाएगा। तो जब यहाँ पर इतना विशेष उन्हें महत्व दिया जाता है, तो फिर धर्म में क्यों नहीं? धर्म में हमारे जो घर के कार्य हैं, जिनको हम, बच्चा हुआ तो उनको बुलाया गया गीत गाने के लिए, बधाई गाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो धर्म में क्यों ना उनकी एंट्री की जाए? तो जो उन्होंने ये जो अभी जो कदम उठाया है अखाड़ों ने, तो ये बहुत प्रशंसनीय है कि उन्होंने इनको, किन्नरों को जो है आगे जगह दी, और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा। और बसंत पंचमी, जैसे हम बात कर रहे थे कि किन्नर अखाड़ों ने भी स्नान किया, ये दिखाते आपको इसकी एक छोटी सी झलक। इस कुंभ का एक और बड़ा आकर्षण वो ये है कि इस बार किन्नर अखाड़े को भी इसमें जगह दी गई है। और ये देखिए, ये किन्नर अखाड़ा की पेशवाई है जो कि कुंभ में शाही स्नान के लिए आगे जा रही है। इस बार के इस कुंभ में जो किन्नर अखाड़ा का आकर्षण है, उसको समाहित कर क्या ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो सनातन धर्म है उसमें चाहे कोई भी जाति हो, चाहे जाति भेद के आधार पर और लिंग भेद के आधार पर कोई अंतर नहीं है, सभी को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, सभी को पूजा अर्चना का अधिकार है, और सभी को कुंभ जैसे बड़े आयोजन में शाही स्नान का भी अधिकार है। तो ये एक रूपता का संदेश देने की कोशिश किन्नर अखाड़े को इस कुंभ के आयोजन में शामिल करके शायद देने की गई है। यह समुदाय आज इस कुंभ का, प्रयागराज तीर्थ में कुंभ पर्व पर उपस्थित हुआ है, अपने संपूर्ण सभी वर्ग के साथ। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है। ये समाज के अंग हैं, समाज में रहते हैं, और समाज की विकृतियों को ये देखते हैं, उसको समझते हैं।
और आज अपने समूह के साथ इस पर्व पर उपस्थित हुए हैं। ये देखिए, ये किन्नर अखाड़ा, और किन्नर अखाड़े के जो मंडलेश्वर हैं वो अपने इष्ट देव को अपने सर पर, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये परंपरा रही है कि जो भी अखाड़े के महामंडलेश्वर होते हैं वो अपने इष्ट देव को सिर पर उठाकर उन्हें सबसे पहले स्नान कराते हैं और उसके बाद उनके महामंडलेश्वर स्नान करते हैं। तो ये किन्नर अखाड़ा, ये शायद ये अवसर इसलिए भी ऐतिहासिक बन पड़ा है क्योंकि कुंभ का इतिहास जितना पुराना है, उस इतिहास में ये एक नया अध्याय है, किन्नर अखाड़ा का जुड़ना। कुंभ का एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग हम कहेंगे होते हैं नागा साधुस। इनकी एक अपनी अलग अनोखी दुनिया है। इनकी शक्ति, इनका धर्म, इनका जीवन शैली, सब कुछ बहुत खास है। तो दुर्गा जी, नागा संस्कार की अगर हम बात करें, नागा साधुओं की बात करें, क्या कहेंगे, क्या बतलाएंगे आप इनके बारे में? खासतौर से जब स्नान की बात आती है तो सबसे पहले ये स्नान करते हैं, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? नागा साधु जो है हमारे कुंभ की शोभा है। ये सर पर ताज की तरह हैं। अगर ये ना हो तो हमारे, आज देखिए पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, रिसर्चर्स हों या फॉरेनर्स हों, टीवी चैनल्स हों, वो नागा को देखने के लिए जितने उत्साहित रहते हैं, मुझे लगता है और किसी चीज़ के लिए इतना उनका उत्साह नहीं होता। और नागास को आपने कभी रोड पर ओपनली ऐसे कभी घूमते हुए नहीं देखा होगा। सिर्फ कुंभ के समय वो दिखते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, कंदराओं में चले जाते हैं। तो नागा बनने की प्रक्रिया को हम जितना सहज दिखते हैं उतना उनका सहज जीवन नहीं होता। नागा का अर्थ होता है कि जीते जी अपने आप को खत्म कर लेना, अपने आप को मान लेना कि मैं मृत प्राय हूँ। नागा जो है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है। नागाओं का रोल ये रहा है कि उन्होंने जब जब धर्म पर प्रहार हुआ है उस समय ये हमारी बटालियन है, अखाड़ों की बटालियन है जो फाइट करती है अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। जैसे आज हमारी बटालियन, हमारी जो सोल्जर्स हैं हमारे बॉर्डर्स पर रहते हैं और बचाते हैं, देश की रक्षा, हाँ, देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही नागा जो होते हैं वो धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो वही ये सिखाते हैं, वही ये परिपाटी चलाते हैं और वही हमें ये शिक्षा देते हैं आगे बढ़ने की कि अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अपने धर्म के रक्षण के लिए अगर अपना आपको त्याग भी करना पड़ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अपना त्याग कर दो, लेकिन धर्म की रक्षा अवश्य करो। पुराने समय में जब कन्वर्जन हो रहा था, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा था, तब नागाओं ने ये जिम्मा लिया था कि अपने धर्म को बचाएंगे। हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा था उस समय, नागाओं की वजह से ही वो जो है हमारा धर्म बचा है। आज भी वो आप उनके हाथ में देखते हैं भाले, बर्छे, त्रिशूल, उनके जो शस्त्र हैं, और वो शस्त्र और शास्त्र दोनों से शिक्षा देते हैं। शस्त्र से वो सिखाते हैं कि शस्त्र को लेना हाथ में, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको उसका प्रयोग ही करना है। शस्त्र को हाथ में लेना यानी कि कंट्रोल, कि आप अहिंसावादी हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए तो आप अपने धर्म को बचाने के लिए इसका प्रहार भी इससे कर सकते हैं। तो शस्त्र को लेना मतलब बहुत बड़ा कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो जैसे कहते हैं ना, पावर विद द पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो पावर तो आ गई तो अच्छा तुमने ऐसा कहा, चलो, इमीडिएटली आप रिएक्ट नहीं कर सकते। आपको बचाना की शक्ति वो जो है नागा सिखाते हैं। और इसके लिए 12 साल की प्रक्रिया है जो नागा बनाती है आपको। ऐसा नहीं कि आप आज अखाड़े में गए और आपने भभूत लगाई और अपना सिर मुंडाया और हो गए नागा, नहीं। ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। 12 साल आपको गुरु के अंडर रहना पड़ता है, उनसे शिक्षा लेनी पड़ती है, शस्त्र की भी और शास्त्र की भी। उसके बाद आपका हवन वगैरह किया जाता है। जब 12 साल की प्रक्रिया पूरी होती है तो एक हवन होता है जिसमें आप अपने आप को बलि दे देते हो, अपने आप को मान लेते हो कि आप अपना संस्कार कर देते हो, अंतिम संस्कार कर देते हो, और मान लिया जाता है कि आप जो है अब जो है सिर्फ धर्म के लिए हो, बाकी किसी के लिए नहीं हो। बिल्कुल। तो मतलब धर्म की रक्षा, धर्म को बचाना है, आप धर्म को बचाओगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। बहरहाल इसी पर देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। आध्यात्मिक चेतना जब ऊर्ध्वगमित होती है तो वो देव तुल्य हो जाती है
और इसी चेतना को जागृत कर एक सामान्य व्यक्ति को देव तुल्य बनाने की प्रक्रिया है नागा संस्कार। मनुष्य को सांसारिक गतिविधियों से मुक्त कर मोह माया का लोप कराना है नागा संस्कार। मिथ्या जगत के तमाम आडंबरों से मुक्त होने की प्रक्रिया है नागा संस्कार। मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से मुक्त कराने का संपूर्ण आयोजन है नागा संस्कार। जूना अखाड़ा में तमाम साधु अपने संत जीवन में प्रवेश की प्रक्रिया के साक्षी बन रहे हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया आसान नहीं है। एक के बाद एक कई चरण होते हैं जो इन्हें उत्तीर्ण करने होते हैं। एक संपूर्ण नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 2 से 10 साल तक लग सकते हैं। नागा साधुओं को उनकी क्षमता और वरिष्ठता के आधार पर पद दिए जाते हैं, जैसे कोतवाल, पुजारी, भंडारी, कोठारी, महंत, सेक्रेटरी इत्यादि। नागाओं का वस्त्र भस्मी होता है जो बनता है स्मशान की राख के साथ पीपल, पाकड़, रसाल, बेलपत्र, केला और गऊ के गोबर की भस्म से। इन्हें ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना होता है। महापुरुष दीक्षा, बीजावन और दिगंबर प्रक्रिया के बाद इन्हें नागा साधु की उपाधि दे दी जाती है। दिगंबर प्रक्रिया के बाद नागा साधु वस्त्र नहीं पहन सकते, भस्मी ही इनका वस्त्र होता है। नागा साधुज होते हैं, रहते हैं सबसे खास कुंभ के दौरान। अगर स्नान की बात करें दुर्गा जी इनके, तो सबसे पहले इनको स्नान करवाया जाता है, ये करते हैं सबसे पहले स्नान। इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में कुछ बताएं। Because they deserve it. उन्होंने इतना त्याग किया है, उन्होंने धर्म को बचाने के लिए हमेशा अग्रणी रहे हैं, तो उनका अधिकार भी हो जाता है और उन्हें ये अधिकार दिया गया है ताकि उन्हें खुद को विशेष अपने आप को वो फील कर सके, क्योंकि वो पूरी तरह से परित्यक्त होते हैं, समाज से अलग होते हैं और हमेशा कंदराओं में रहते हैं। तो यही एक मौका होता है जब उन्हें विशेष फील करवाया जाता है कि नहीं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कहते हैं ना कि भगवान की भी जब प्रशंसा करते हैं तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, मोटिवेशन मिलता है और अपने धर्म को बचाने के लिए उनके अंदर मोटिवेशन, जोश आ जाता है। तो यही एक कारण है। और फिर उसके बाद में जब वो स्नान के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने शस्त्र जो होते हैं उनको प्रणाम करके और उनको स्नान करा के फिर नागाज उसमें जाते हैं नदी में, उसके बाद कॉमन मैन जाते हैं। बिल्कुल, मतलब तो ये वो डिजर्व करते हैं, उन्हें ये अधिकार है। बिल्कुल, एक अहमियत है, एक हम कहेंगे एक प्रायोरिटी जैसे देने की बात आई। तो फिर अभी हमने शुरुआत में बात की थी बसंत पंचमी की, जो कि तीसरा और आखिरी शाही स्नान माना जाता है। कुछ इसकी अहमियत के बारे में बताएं, खासतौर से जब हम सरस्वती माँ की बात करते हैं, कलाओं के हर हम कहेंगे अंग, नृत्य की बात करें, गीत संगीत की बात है, सबसे वो सरस्वती माँ जुड़ी है। तो व्हेन टॉक अबाउट द एसेंस ऑफ सरस्वती माँ, माँ सरस्वती की बात है तो एक हमारे पिताजी का कंपोज किया हुआ, मैं छोटा सा 2 लाइन उनके, क्योंकि बसंत पंचमी अभी गई है। बिल्कुल। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना माँ की न भूलो, राग में मदमस्त झूलो, अर्चना के रत्न कण में, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, वंदना
स्वरों में। तो ये माँ के चरणों में अर्पित है, क्योंकि अभी अभी बसंत पंचमी गई है और संगीतकार रहे हैं हमारे पिताजी। मैंने खुद संगीत में थोड़ी सी शिक्षा ली है, तो मुझे पता है माँ सरस्वती का हमारे लिए कितना विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के दिन हमारी गुरु की पूजा होती है और फिर माँ सरस्वती की पूजा होती है। इसी दिन कुंभ का विशेष स्नान का महत्व भी है, और अभी हमारा आखिरी स्नान इसी दिन हुआ है। बसंत पंचमी वो दिन है जिस दिन माँ सरस्वती जो हैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री जो हैं उस दिन अवतरित हुई थी। उनके मन के हृदय के भाव से उनकी उत्पत्ति हुई थी। वो इसलिए हुई थी ताकि वो संगीत के सुर और नाद की उत्पत्ति कर सके, क्योंकि मूक थी, वाणी नहीं थी कहीं पर। तो वाणी जो है वीणा वादिनी ने जो है संसार को दी, उसके साथ साथ कलाएं दी, जिसमें संगीत सबसे उच्च कोटि पर माना जाता है कि संगीत के जो 7 स्वर जो हैं वो माँ सरस्वती के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें से पहला जो है वो सा है, इसीलिए सा से सरस्वती हैं। इस दिन जब विशेष स्नान जो होता है, क्योंकि वो सरस्वती नदी जो है संगम पर जो है वो नीचे से आ रही हैं गुप्त रूप में, इसके लिए भी इनका विशेष महत्व हो जाता है कि उस समय उनसे मिलन जो है विशेष महत्व रखता है। प्लस जैसा मैंने बताया कि मिनरल्स अपने, हर नदी के अपने मिनरल्स हैं और हर नदी के अपने सॉल्ट्स हैं, जिनमें जब हम विशेष तिथियों में स्नान लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये रीजन होता है कि माँ सरस्वती क्योंकि साक्षात रूप में हमारे सामने हैं, तो हम उनसे जो है उनकी गोद में जाकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत बहुत हम कहेंगे स्पिरिचुअल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हम कहेंगे भक्त है, श्रद्धालु है जो नहीं पहुंच पाए प्रयागराज, जो नहीं शाही स्नान करे या फिर कुंभ के दौरान नहीं कर पाए, तो क्या उनके लिए कोई भी बिल्कुल बिल्कुल वो मंत्रों के द्वारा कहते हैं कि जब आप गंगा यमुना च सरस्वती घर में आवाहन करते हैं, जब कोई पूजा होती तो आपने देखा होगा ब्राह्मण जो है कलश के अंदर आवाहन करते हैं। तो इस विशेष तिथि पर आप आवाहन कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा, और या फिर ये भी कर सकते हैं कि आपके जो भी व्यक्ति विशेष वहाँ गए हुए हैं उनको आप कह करके उस विशेष मुहूर्त का जल अपने पास मंगवा सकते हैं और उसको अपने यहाँ जल में मिक्स करके और उसके साथ भी स्नान ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ना जाकर किसी कारणवश नहीं जा पाए हैं तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब विधि अनुसार घर बैठे भी आप फल जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर चलते चलते दुर्गा जी, हमारे दर्शकों के लिए, हमारी आज की जनरेशन के लिए जो हर चीज में रैशनल है कि चाहे हम भक्ति की बात करें, धन की बात करें, एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक रीजन एंड सिर्फ जो भी करें मन से करें। बिल्कुल हृदय से करना चाहिए। और हर चीज़ देखिए, आप भले ही माने ना माने, जो वेदों में रचनाएं की गई हैं, जो भी उन्होंने मंत्र लिखे हैं, आज नासा रिसर्च करता है। आज राम सेतु को पहले काल्पनिक माना जाता था, आज नासा ने जब उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया तो आज हम मान रहे हैं। तो कितनी विडंबना है कि हम अपने ही धर्म से दूर हैं। तो हमें सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है। जो शास्त्र पढ़ेंगे वो शास्त्र उनका शस्त्र बन जाएंगे और वही उनको हर जगह बचाएंगे। बिल्कुल, तो मतलब जब अपने डिफेंस की बात आती है तो हम जरूर मानते हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच दुर्गा जी, आप यहाँ पर आए, माय प्लेजर। बहुत अच्छा लगा, जानकारी मिली, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। बिल्कुल, तो अगर हम कहें शस्त्रों की बात करें, शास्त्रों की बात करें, इट्स अबाउट यू, वी, इट्स अबाउट द मदर अर्थ। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, लेकिन वापस आकर हम आपसे बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में कि कितना प्रोटेक्टेड है, कितना बचा हुआ है आपका स्वास्थ्य। चले हैं साधु, चले हैं चले अखाड़े गृहस्थ, चले हैं नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। हर हर शंभु, जय जय शंभु, शंख बजे घड़ियाल बजे, त्रिवेणी दर पर भाग खुलेंगे, प्रयागराज के कुंभ चलो। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। शुभ ग्रह है, नक्षत्र भी शुभ है, मार्ग मुक्ति का यहाँ प्रशस्त है, जीवन मृत्यु के चिर बंधन से तर जाने विश्व चला है।
चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। संगम तटे अमरत्व सत्य है, हवन दीप गोदान यज्ञ है, शिव विष्णु की कृपा योग में हर भव बाधा से तर जाओ। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। सत्संगम का पुण्य कमा ले, लगा ले डुबकी भाग्य जगा ले, हर हर गंगे जय माँ गंगे, मस्त मलंग जयकार लगा ले। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ 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 चलो चलो कुंभ चलो। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम सभी चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। या तो अब इसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आकर हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। सो हाउ टू लिव अ डिजीज फ्री लाइफ? क्या मेडिकेशन करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, या फिर नहीं एक और तरीका भी है विच इज़ कॉल्ड एक्यूनेचर। एक्यूनेचर पर क्या है खास, कैसे आप भी इस फील्ड में इस तकनीक के साथ एक अच्छी हेल्दी स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं, जानेंगे आज हमारे इस हेल्थ सेगमेंट में। मेरे साथ है डॉक्टर जितेंद्र माल्यान, आप है एक्यूनेचर थेरेपिस्ट। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र आपका। बात जब हम हेल्थ की करते हैं, आजकल सब टेक्निक ढूंढ रहे हैं कि हम हेल्दी लाइफ कैसे जिए, शॉर्टकट्स भी हैं, मुश्किलें भी हैं, लेकिन सबसे पहले बताइए कितना ज़रूरी है हेल्दी रहना? देखिए, हेल्दी रहना तो लाइफ की प्रायोरिटी है। जो मनुष्य जीवन मिला है उसकी हमारी सार्थकता जो है, जो भी अगर हमें जो इसका जो महत्व है वो इसी के द्वारा है कि भी अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति कर रही हैं या अपने पारिवारिक रिलेशन में, समाज में, देश में या विश्व के अंदर अगर आपको अपनी कोई भी पहचान बनानी है तो वो आप एक स्वस्थ रह करके ही उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा समय है, दौर ऐसा है कि कहीं ना कहीं 3 कारणों से हमारी हेल्थ डिफेक्टेड हो रही है। बिल्कुल। क्यों? उसमें भौतिक कारण भी हो सकता है, दैविक कारण भी हो सकता है और जैविक कारण भी। भौतिक कारणों में जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो सब आ जाती है। दैविक कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, उससे हमारी हेल्थ इफेक्टेड हो जाती है। और जो जैविक है, जो जेनेटिक इफेक्ट्स है, वो हमें जो अपने पेरेंट्स से और उससे हमें जो मिलते हैं तो उसका भी इफेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो मतलब अगर हो इतने सारे कारण, हो इतनी सारी बीमारियां, चाहे क्रॉनिक डिजीज कहें, लंबी बीमारियां कहें, हेरिडिटी प्रॉब्लम कहें, जेनेटिक प्रॉब्लम कहें या फिर ओबेसिटी कहें, लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन लाना है, खासतौर से एक्यूनेचर के माध्यम से कैसे आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, जानेंगे इस सेगमेंट में। घर बैठे लोग आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में। आपको डायल करना होगा ये नंबर 23097524, दैट्स 23097524। दिल्ली से बाहर या मोबाइल से कॉल करें तो दिल्ली का STD कोड 011011 जरूर लगाएं। और प्लीज सवाल पूछते वक्त अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि छट से आपके सवाल का हमारे जो स्टूडियो गेस्ट डॉक्टर साहब जवाब दे दें। तो डॉक्टर साहब, बीमारियां बहुत सारी है, क्या है सोल्यूशन एक्यूनेचर? यस, देखिए, एक्यूनेचर एक नई थेरेपी जो हमने अपने पिछले 20 साल की प्रैक्टिस के अंदर ये डेवलप की है। ये एक्यूप्रेशर बेस्ड थेरेपी है, उसी से डाइवर्ट होकर के एक्यूनेचर पे आई है। एक्यूप्रेशर जो है ना वो प्रोवाइड कराता है आपको कि भाई किस तरह से रिलैक्सेशन और वो दूसरी चीज़ें जो है कुछ एक लिमिट तक स्टार्टिंग में जो हमने इसमें फील किया, बट कुछ पेशेंट्स उससे जो है बेनिफिट ले रहे थे, लेकिन कुछ जो हाई क्रोनिक डिजीज थी उनमें ये हेल्पफुल नहीं था। लेकिन एक्यूनेचर ने एक अपना जो है एनालाइज का डायग्नोज का सिस्टम डेवलप किया और एक्यूनेचर आपको प्रोवाइड कराता है कि भाई किस तरह से जो बॉडी के अंदर सबसे पहले आप जाते हैं तो पहले इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं। सिम्टम है, बॉडी में पेन हो रही है, हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस है, स्टमक पेन है, तो किसी भी तरह का कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी बॉडी में हो सकती है। तो वो इफेक्ट्स, लेकिन इफेक्ट्स इज द नॉर्मल वो कि भाई आपका जो बॉडी के अंदर वो उसका क्या है, डिफेक्ट क्या है, उसका बेस क्या है, तो उसको जाने बिना क्या है लोग आजकल पेन किलर ले रहे हैं या फिर कोई योगा कर ले रहा है उसके लिए या दूसरी चीजें जो है उसके अंदर जो है ना आपको तो कर रही है, बट लेकिन वो आपका परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक हमने बहुत सारे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस ये लाइफ में किया है कि वो प्रॉपरली जिम भी जा रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं,
बट दे नॉट गेट द परफेक्ट हेल्थ। तो एक्यूनेचर के द्वारा हमने वो इफेक्ट्स के द्वारा जो इफेक्ट्स है उनके क्या क्या डिफेक्ट्स है उनको हमने डायग्नोज किया और उनके रीजन के ऊपर फोकस किया कि भाई ये रीजन उसकी लाइफ स्टाइल है, वो जेनेटिक इफेक्ट है, या उसको नेचर की तरफ से कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी क्लाइमेट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, उसकी वजह से उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस आई है। बिल्कुल। तो उसके नेक्स्ट हमारे जो पेशेंट्स का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जी व्हाट इज द इसका जो सोल्यूशन क्या है, तो वो सोल्यूशन हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। एंड फिफ्थ आफ्टर दैट कि भाई ये आपका स्टेबल है कि नहीं है। तो एक्यूनेचर बेसिकली आपको एक परफेक्ट हेल्थ की ओर ले जाता है एक सिस्टमेटिक वे में। जो लेकिन कोई दवा नहीं, क्या लेबोरेटरी टेस्ट इसमें इन्वॉल्व है? क्या इसमें कुछ तरीके से हम कहते हैं नो मेडिकेशन, खास तौर से आपने बात की थी जेनेटिक बीमारियां भी कुछ ऐसे आती है, हेरिडिटरी बीमारियां भी ऐसी आती है जो आपकी जीन्स में है या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है। काफी मुश्किल हो जाता है क्या एक्यूनेचर के माध्यम से? लेकिन एक्यूनेचर आपके जेनेटिक और जितना भी ये इसका जो इफेक्ट्स है वो आपको चाहे आपके पेरेंट्सल से जो प्रॉब्लम आई है उसको भी ये क्योर करने में, उसको एक जेनेटिक इफेक्ट को एक नई जनरेशन को एक नए इफेक्ट देने के लिए ये परफेक्ट आपका जो एक माध्यम है। बिल्कुल। जिसके द्वारा कि आप जो है परफेक्ट हेल्थ को और नेक्स्ट जनरेशन में जाने से उसको रोक सकते हैं। ये आपको अभी के लिए परफेक्ट हेल्थ नहीं दे रहा, फ्यूचर के लिए भी आपको जो डिजीज आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही है उनको डायग्नोज करके एक बेस्ट आपको वे दे रहा है, अच्छी और हेल्दी और सुखी लाइफ। और सबसे बड़ी बात है कि अगली जनरेशन तक वो नहीं पहुंच रहे। आपकी जो आगे की जनरेशन है दे कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। तो फिर बात आपने डायग्नोसिस की, सबसे पहला सवाल आता है कि डायग्नोस करना। अक्सर लोग कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, या बेचैनी है, या एंजाइटी है, नर्वसनेस है, तो क्या डायग्नोसिस भी सही तरीके से हो पाता है? एक्यूनेचर ने इस डायग्नोस के ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है। जो कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि अभी तक बहुत सारे हमारे आसपास हम देखते होंगे अपने रिलेशन में या फैमिली में, लोग ये समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल। वो इफेक्ट्स के लिए परेशान रहते हैं, टेस्टिंग कराने जाते हैं, वहाँ सब कुछ परफेक्ट आता है, कोई डायग्नोज नहीं हो रहा। क्योंकि जब हमारा ब्रेन बॉडी से डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो जो प्रॉब्लम हमारा ब्रेन एनालाइज नहीं कर रहा, हमारी जो लैब टेस्टिंग है उसको कैच नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। ये एक बहुत मतलब समझने की बात है। लेकिन एक्यूनेचर के द्वारा जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंज है, चाहे वो दूसरी तरह के हैं, टेम्परेचर वेरिएशन है, तो इसमें हमने मेन आपका लिया है, इसको हम कनेक्टेड करते हैं आपके डाइजेशन से। बेसिकली 95% प्रॉब्लम आपके डाइजेशन से है। बिल्कुल, क्योंकि जो आपका स्टमक आपको प्रोवाइड कराएगा, हमारे ब्रेन को प्रोवाइड कराएगा, रिजल्ट्स हमारे वैसे ही होंगे। अगर आपके स्टमक में एसिड बन रहा है, गैस बन रही है, तो आपकी हेल्थ नेचुरली इफेक्टेड ही होगी। अगर आपका डाइजेशन बेटर है, आपका जो वेस्टेज का ड्रेनेज है वो अगर बेटर है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी, आपको अच्छे न्यूट्रिशंस मिलेंगे। एवरी पार्ट इज द परफेक्ट हेल्दी। बिल्कुल। आपने जैसे एसिड बनने की बात की, और बहुत ही कॉमन है एसिडिटी की बात करें, केवल ये एज प्रोन नहीं रह गई है, बच्चों में भी, बड़ों में, महिलाओं में, पुरुषों में। करेंगे इसके बारे में बातचीत। बिहार से चंदन कुमार है लाइन पर, उनका सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग चंदन जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कि वजह से मोटापा को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए आपका जी 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 डॉक्टर साहब, मोटापे के बारे में इन्होंने कहा है, तो उसके लिए वही हम आते हैं स्टमक में हमारे, जब हमारा डाइजेशन सिस्टम सही तरह से काम नहीं करता, तो देयर आर 3 मेजर डिफेक्ट्स इन आवर स्टमक। फर्स्ट इज आवर अलाइनमेंट, जब वो परफेक्ट नहीं है, जो हमारी नाभि है, धरण जिसको बोलते हैं, 72,874 नाड़ियाँ डिटेक्ट हुई हैं जो उसके साथ कनेक्टेड है पूरी बॉडी में चारों तरफ से। इवन यहाँ तक कि ह्यूमन का जो हमारा इंसान का जो जन्म है वो भी उसी के माध्यम से होता है। जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो वही 72,800 नाड़ियाँ जो हैं मिलकर के एक एक पार्ट का उसके अंदर जो सेल्स आते हैं, स्टेम सेल्स आते हैं, उससे वो ह्यूमैनिटी का एक आपका जन्म होता है। एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है, इससे हमारी बॉडी डिसऑर्डर हो जाती है। डिसऑर्डर होने से न्यूट्रिशंस बॉडी को मिलते नहीं है, जो चीज़ें आपकी डाइट जो आपको हेल्थ दे रही है वही आपको नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, उसी से आपको गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, और वो दोनों मिलकर के जो है बॉडी को डिसऑर्डर कर देते हैं। जो पार्ट्स बॉडी के हेल्थ के लिए जाने चाहिए, न्यूट्रिशन जो है वो दूसरी जगह एक्मुलेट होकर के कहीं पे जो है अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी, ब्लोटिंग, या फिर दूसरा भी उसका एक रीजन हो जाता है कि वो
दूसरा एक बहुत बड़ा जो आज के टाइम में रीजन है, जिसको हमारे मेडिकल साइंस ने इरिटेबल बबल सिंड्रोम नाम दिया है, और अगर हम कॉमन लैंग्वेज में उसको कहें तो सर्द गर्म या टेम्परेचर वेरिएशन। क्योंकि बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो हमारी सबसे जो आइडियल एक कंडीशन है वो है 98 डिग्री। जब बॉडी में हमारे टेम्परेचर वेरिएशन क्रिएट हो जाता है, कोई पार्ट हमारा ठंडा है कोई गर्म है, तो जो पार्ट हमारा फ्रोजन हो गया वहां से हमारा ब्लड का फ्लो नहीं जाता, टॉक्सिन्स ड्रेन आउट नहीं होते, और जो हमारे जो वेस्टेज है वहां पे जो है ना इकट्ठी होती रहती है। तो दीज आर द वेरी बिग रीजन फॉर द डिजीज, ओबेसिटी एंड अदर जो है। एक तीसरा जो लाइफस्टाइल की वजह से जो एक बहुत बड़ा रीजन है, जो किसी भी लैब टेस्टिंग में डिटेक्ट नहीं होता है, क्रैम्प हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाता है। जो लोग बच्चे या आज की जनरेशन या कहें कोई भी कहें टाइम पे जो है ना अपना डाइट का जो टाइम फॉलो नहीं करती है, तो इसको हम बोलते हैं भूख का रोग। और ये बहुत अच्छे ज्यादातर संभ्रांत लोगों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उन लोगों का टाइम फॉलो सिस्टम जो है ना वो ठीक नहीं है। लेट नाइट तक जागना, सुबह देर से जो है ना उठना, और फिर वो जो हमारे टाइम के जो डाइट का जो कालचक्र हमारा बना हुआ है कि भाई सुबह मॉर्निंग में प्रॉपरली इस टाइम पे हमें ब्रेकफास्ट लेना है, इस टाइम पर हमें जो है ना मतलब लंच करना है, और इस टाइम हमें जो है आपका डिनर का टाइम होगा। तो जब वो डिसलोकेट हो जाता है, तो जब एक खालीपन उसके अंदर हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो जाती है जिससे हमारी पूरी बॉडी एक्सपेंड करने लगती है, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। दूसरा उसका एक रूप ये भी होता है कि वो क्रैम्प उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, ऐंठन जिसको बोलते हैं, ऐंठन से तो गुच्छा हमारे हाथों का जो है ना वो बन जाता है, और वो परमानेंट इस तरह से ट्विस्ट कर जाता है कि उसमें जो हमारा सारा जो ट्रैक है बॉडी का वो सारा डिस्टर्ब होकर के, डिसऑर्डर होकर के जो है बहुत सारी अबनॉर्मलिटी, इवन यहाँ तक कि हमारे ब्रेन तक को इफेक्टेड करता है। उसमें जो जो पार्ट्स हमारे उसके अंदर इफेक्टेड होंगे बॉडी का, वही पार्ट आपका जो है। तो फिर अक्सर हमने देखा है जब हम एलोपैथी की बात करते हैं कि इंस्टेंट आराम आता है, जैसे कि आपने पेन किलर्स की बात की कि अक्सर लोग पेन किलर्स खा लेते हैं। होम्योपैथी की बात करते हैं तो सबको पता है भाई सेफ ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदिक भी जिसको सूट करे वो सेफ रहता है। तो अगर आपकी बीमारी में प्रॉब्लम आ जाए, कब आपको पता चलेगा कि आपको एक एक्यूनेचर थेरेपिस्ट के पास जाना है? इतने समय से हम देखते आ रहे हैं कि हम जनरली अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन एक एक्यूनेचर थेरेपिस्ट के पास जाना क्या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहता है फिर? तो देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आपको जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है, किस लेवल की है। अब जैसे जेनेटिक इफेक्ट्स हैं हम बात करते हैं, तो वो कई बार इतने ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर बोथ ऑफ पेरेंट्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली बच्चे के अंदर आएगी। सपोज करो मदर का अगर कोई पार्ट आपका जो है डिस्कनेक्टेड है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो दैट्स मीन्स वो बच्चे का वो पार्ट डेवलप ही नहीं होगा। और जो पार्ट आपका डेवलप नहीं हुआ तो वो आपको रेस्पॉन्स नहीं करेगा, आपकी लाइफ में हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल। तो उसको अगर कंट्रोल करने की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि उसकी परसेंटेज कितनी है। तो टाइम हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है टाइम है ये, तो एक सिटिंग के ऊपर भी आपको बहुत अच्छी हेल्थ, बहुत अच्छा आपका स्ट्रेस क्रिएट करता है। अगर अलाइनमेंट की जो हमने बात की थी तो वो ओनली हमारा 1 मिनट का ट्रीटमेंट है, 1 मिनट में हम उसको आपको ठीक करते हैं, और वो उससे सारा का सारा आपका सिस्टम जो इरेगुलर है रेगुलर होकर के, और वो आपको बेस्ट हेल्थ प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। और अभी जैसे हमें फोन कॉलर आए थे, ओबेसिटी पे बात करते हैं। ओबेसिटी मुझे लगता है एक बिल्कुल ही एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बन चुकी है। हर एज ग्रुप, खासतौर से छोटे छोटे बच्चे भी हम कहेंगे इस बीमारी का शिकार बनते आ रहे हैं। तो क्या प्रेशर के द्वारा क्या आपकी थेरेपीज की टेक्निक रहती है कि ओबेसिटी जैसी आप हम कहेंगे एक आज की बीमारी हमारी इस युग की बीमारी की अगर हम बात करें कि उसका भी उपचार संभव है? देखिए ओबेसिटी जो है ना प्रॉपरली अपने आप में एक बीमारी नहीं है, बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स जो है ना हमारे वो क्रिएट हो जाते हैं। उन डिफेक्ट्स को हमें नॉलेज में लाने की जरूरत है। उसको अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है तो हम जो है दूसरी थेरेपीज पे जाकर के, अगर हम सिर्फ पेन किलर पे या दूसरी डाइट पे, या कहेंगे कि उसमें आपकी डाइट भी आपको हेल्प नहीं करती है, जिसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं। भूख आपको इतनी लग रही है, भूख लग रही है, समय पर सही खाना नहीं खा रहे, लेकिन खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल। तो वो खाना आपके लिए बीमारी बन रहा है। तो बहुत ज्यादा खाने की हमें जरूरत नहीं है। जब हम बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, इसको नेगेटिविटी मतलब वो बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा खाना जब हम शुरू कर देते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, एक्स्ट्रा प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाता है, वेस्टेज भी हमारा ड्रेन आउट नहीं हो रहा, तो उससे बॉडी एक्सपेंड करती जाती है, और जो एक्सपेंड करती है उसी को हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। इसको हम बोलते हैं कि हमारा बॉडी जो है ना वो एक पाइप सिस्टम है, जो इसके अंदर बॉडी के अंदर जा रहा है वो आउट होना चाहिए। इवन यहाँ तक के नॉलेज भी, सपोज करो अगर किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने जो है बहुत अच्छी नॉलेज अगर गेन की है, सपोज करो उसके अकॉर्डिंग उसको अगर वर्क ना मिले, उसकी ये यूज ना हो, सपोज करो मेरा अपना एग्जांपल लें, मेरे पास अगर आज ये थेरेपी अगर मुझे पेशेंट्स नहीं मिलते हैं,
या उसकी नॉलेज नहीं है तो ऑटोमेटिकली मुझे डिप्रेशन होगा, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल। और तो ये एक बाहर निकलना उसका जो इसी तरह से फूड है, उसके न्यूट्रिशंस बॉडी को मिले ताकि हमारे पार्ट्स हेल्दी रहें, और वेस्टेज जो है वो उसमें से ड्रेन आउट होकर के एवरीथिंग एवरी टाइम ये प्रोसेस हमारा बॉडी का चलता है। बिल्कुल, अगर ये सिस्टम सही रहेगा तो ना पेट से संबंधित कोई बीमारी होगी और हम हेल्दी रहेंगे। मेरा हाल अभी आप बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस भी आजकल, स्ट्रेस कहे, डिप्रेशन कहे, बहुत ऐसे शब्द सुनने में मिलते हैं। आजकल का जो वर्क कल्चर है, पोस्चर के कारण भी बहुत बीमारियां आती है, खासतौर से रीढ़ की दर्द की अगर हम बात कहें, या फिर स्पाइनल प्रॉब्लम्स कहें, बैक प्रॉब्लम्स कहें, इसका भी उपचार है एक्यूनेचर में? बिल्कुल है इसका उपचार। ये भी बेस जो है आपके स्टमक से ही रिलेटेड है। जो हमने जहाँ क्रैम्प की बात की है, तो क्रैम्प से एक्चुअली क्या होता है बॉडी के अंदर, जब वो क्रैम्प जो हमारे जो आते हैं वो ट्विस्ट करती हैं, तो हमारी जो बॉडी की स्टमक की जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर है, और वो जब ट्विस्ट करती हैं तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और वो इफेक्ट करती है आपके पोस्चर को। लोग कहते हैं जी हम गलत पोस्चर में सो गए, या मुझे ऐसे बैठने की जरूरत है, लेकिन जब वो आपकी स्ट्रेस वहाँ के अंदर हो गया, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना पोस्चर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो आप फ्री हैं कि अपने पोस्चर को जैसे मर्जी रख सकते हैं। लेकिन क्रैम्प जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा। दूसरा जो रीज़न हमने बताया था आपको डिसऑर्डर होने का जो है, एक आपका जो IBS जो है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम, टेम्परेचर वेरिएशन जो है, सर्द गर्म जो पेट में हो जाती है, तो कोई भी अपने आप को चेक कर सकता है। तीसरा हमने एक बताया था अलाइनमेंट जो है, तो उसको भी हम हाथ के द्वारा ऐसे दिखा करके कि भाई ये हमारी अगर हमारी लाइनें अगर मिल रही हैं प्रॉपरली, तो कोई भी अपने आप को डायग्नोज कर सकता है इसमें जो है। तो एक्यूनेचर को हमने इस तरह से मतलब इसको आगे आने वाले टाइम में इस तरह से हम इसको प्रोवाइड कराने के, लोग जो स्टार्टिंग की जो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सेल्फ अपने आप ही जो है ना उसको सोल्व कर सकें, सेल्फ अपने आप को ट्रीट कर सकें। बिल्कुल, एक्यूनेचर थेरेपीज की हम बात कर रहे हैं कि कितना आसान या कितना मुश्किल है हेल्दी जिंदगी जीना। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सही जरूरत है अवेयरनेस की, जागरूकता की। बहरहाल अग्री हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं दिनेश चंद जी, जिन्होंने यही थेरेपीज को फॉलो किया, और देखिए किस तरीके से रीढ़ की हड्डी की दर्द से उन्हें राहत मिली। आइए देखते हैं। मेरा नाम दिनेश चंद मीना है। मेरा L5S1 में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से पैर में दर्द रहता था, और जहाँ पे जो स्लिप डिस्क है वहाँ पे पंच दर्द होता था, एक हीट की इस तरह, तो उसकी वजह से पूरे पैर में सुन्नपन रहता था। कभी रेगुलर टाइम में 2-3 घंटे ज़्यादा बैठ गए तो उससे ज़्यादा दर्द होने लग जाता था। मैं यहाँ से 1.5 महीने मुझे ट्रीटमेंट लेते हो गए हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है, और जो दर्द था डिस्क का वो तो उस जगह से बिल्कुल कम हो गया है कि महसूस नहीं होता दर्द। ये है ना ऊंचा लग रहा है ना, वो उतनी वहाँ पे डेप्थ है, ये ऊंचा है, और यहाँ से ये वाली स्पाइन है ना, ये देखो ये गड्ढा है यहाँ पे, जितनी ये ऊंची है ये देखो ये है, बस ये देख लो ये इससे कनेक्टेड है। इसको यहाँ से अंदर करना है और उसको बाहर करना है। मेरा जो दिमाग था, माइंड, जो मैं पहले सोचता था, वो मेरी अब सोच बदलने लगी है। मुझे अंदर से स्ट्रेंथ सी महसूस होती है, जैसे एक तरीके से स्टेमिना मेरा चेंज हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ, और जो मेरा बैठने का पोस्चर था वो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, पोजीशन तो बेटर लग रही है, बैठने उठने का सिस्टम तो ठीक लग रहा है, हाँ ठीक से बैठता हूँ। बिल्कुल सही। अगर हमें एक इलाज ट्रीटमेंट मिले तो एक चुस्ती आ जाती है, एक्टिवनेस आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। क्या कहेंगे अपने आप इस पेशेंट के बारे में जिनको रीढ़ की दर्द की जो पेन होता है? MCD में जेई हैं ये पेशे से जो है, और जब ये मेरे पास आए थे किसी फ्रेंड्स के थ्रू जो इनको रिकॉग्नाइज उन्होंने किया था इनके लिए कि भाई वो, और ये अपनी लाइफ से इतना डिप्रेस में हो गए थे कि ये नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थे। और इंटरनल जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई आपको वो तीनों वही, इनको तीनों प्रॉब्लम थी। IBS भी इनको था, नेवल डिस्टर्बेंस भी थी, और तीसरा जो क्रैम्प भी था। उसकी वजह से इनका डाइजेशन इतना वीक हुआ कि जो न्यूट्रिशंस बॉडी को मिलते नहीं थे, जो फूड न्यूट्रिशंस दे रहा है वही आपको नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, उसी से आपको एसिड बन रहा है, उसी से आपको, क्योंकि इनका ड्रेनेज सिस्टम भी डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल, जब इलास्टिसिटी वो कम हुई है तो फ्लो बनता ही नहीं है वो ड्रेनेज का भी, और ना न्यूट्रिशंस का फ्लो बनता है, तो इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस और वो सब जो है मसल्स लॉस होने लगे थे, नर्वस सिस्टम इनका होने लगा था, स्कल यहाँ तक कि इनका स्क्वीज होने लगा था, जिसकी वजह से स्कल की जो स्किन है वो लूज हो गई थी। तो जो स्कल, जो ब्रेन की जो कमांड और कंट्रोल है बॉडी के ऊपर, वो काफ़ी इनका कम हो गया था।
तो बिल्कुल पेट वाला हेड ऑफिस पर आपने सीधा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस यही होता है, प्रोसीजर जो है कि उसका डाइजेशन को पहले ठीक करना, जिससे कि बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलने चालू हो। क्योंकि अगर हम कितना भी कोई थेरेपी दे दें किसी को, कोई भी कुछ दे दें, लेकिन अगर सेल्फ अगर उसकी एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो पहले जो है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम करते हैं, चाहे गैस है या एसिडिटी है, वो ड्रेन आउट हो, जिससे कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो, उसको न्यूट्रिशंस बॉडी की सप्लाई बढ़े, उसका स्ट्रेंथ बने, उसका नर्वस सिस्टम परफेक्टली वर्क कर सके, बॉडी ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। दूसरा ये है कि ब्लड सर्कुलेशन उसका प्रॉपरली हो जाएगा। तीसरा जो मसल्स की स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि अगर मसल्स की अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो उसी से ही हमारी जो डिफॉर्मिटी है जिसकी आप बात करते हैं, पोस्चर की या डिफॉर्मिटी की, डिसलोकेशन की, वो सब उसी से क्रिएट होती है जब हमारे मसल्स लूज होने लगते हैं, मसल्स लॉस होने लगते हैं। तो बॉडी को, उसको ब्रेन को भी कमांड और कंट्रोल करने में बिल्कुल। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी हम कहेंगे बीमारियां होती है जो एज रिलेटेड होती है, हम कहते हैं साइंस ऑफ एजिंग है, एज फैक्टर रिलेटेड बीमारियां हैं, क्या उन पर भी काबू पाया जा सकता है? देखिए मैडम, मेरा मानना, अपना मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एज रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है उतनी ज़्यादा। ठीक है, एज फैक्टर आपको इफेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ तक डिजीज़ की बात है, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 100+ हैं और वो भी बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नवजात शिशु जो बाई बर्थ ही जिनको प्रॉब्लम्स हैं। तब उस बच्चे का क्या कसूर है जो पैदा होते बीमार हो गया? उसके लिए एज फैक्टर कहाँ से आ गया? और जो 100 की एज में चला गया, कहीं हमारे किसी शास्त्र में या किसी साइंस में ये नहीं लिखा है कि इतनी एज के बाद आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। वो यही कहते हैं कि वे संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपका प्रॉपरली जो है डाइट अगर आपकी ठीक नहीं है, एक्सरसाइज अगर ठीक नहीं है, जो इनगोइंग और आउटगोइंग जो है वो अगर प्रॉपरली नहीं है तो वो बढ़ती जाएगी। तो वो उसको एज फैक्टर हम बोल देते हैं जो है। लेकिन इससे जो है एज फैक्टर भी आपके कंट्रोल होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। आजकल देखिए इतने बड़े बड़े आपको लग रहा है कि जो फेस के ऊपर जो है इतनी थेरेपी और वो सब इतनी महंगी क्रीम आ रही है, लेकिन इसकी हमारी एक थेरेपी से ही आपका पूरा सिस्टम चेंज होने लगता है, फेस के ऊपर ग्लो आने लगता है, पेशेंट्स अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगता है। बिल्कुल, मतलब बहुत आसान है, केवल जरूरत है सही तरीका और सही मार्गदर्शन की। बहरहाल जम्मू कश्मीर से आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये नस अकड़ने के लिए क्या इलाज होता है, कुछ बता सकते हैं जी? किस चीज के लिए? क्लियर नहीं हुई आवाज, एक बार फिर से दोहराएं। ये मतलब जैसे कि हम कई बार फीवर में होते हैं या कुछ समय कुछ वेट ज्यादा उठा लिया तो ये कमर में कुछ वो आ गया था, ठीक है जी? देखिए फीवर के लिए जहाँ तक बॉडी वीकनेस, नहीं बॉडी वीकनेस में आपने भारी भारी सामान जिसके कारण स्ट्रेन आ गया, तो उन्होंने कहा कि मतलब बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नस अकड़ गई है बोलता है जी। हाँ, तो वो आपको स्टमक को अपने चेक करना पड़ेगा, उसको आप अपने अलाइनमेंट को चेक कर सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है ना आपका सिस्टम जो है ना डिस्टर्ब हो गया होगा। और दूसरा IBS, आप अपने स्टमक को खुद चेक करके देखिए जरा सेल्फ कि आपके स्टमक जो है कहीं पे ठंडा टेम्परेचर जो वेरिएशन तो नहीं है, देखिए खुद चेक करके। अच्छा, खुद पेट पर हाथ रख के? यस, खुद पेट पर हाथ रख के ये टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर ऊपर नीचे पूरा ऐसे स्टमक को आप चेक करिए, तो उससे आपको ये होगा कि अगर वो डिसऑर्डर है तो वो भी एक वो है। और हाथ की रेखाओं की भी आपने बात की। हाँ जी, हाथ की रेखाओं जैसे ऐसे दिखाती है, तो ये सेंटर लाइन हम मिलाते हैं और ये चारों लाइनें हमारी जो है ना मिलनी चाहिए, तो वो है। जिसकी डिसलोकेशन होगी तो वो उसकी पोस्चर इधर या उधर वो कोई भी आपका हो सकता है जो है। तो ये 3 कारण कोई भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है आपके जो टॉक्सिन्स जो है ना वो बॉडी के अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं और वो आपको अनकंफर्टेबल कर रही हैं। मे बी IBS जो हम बोल रहे हैं टेम्परेचर वेरिएशन की, क्योंकि अगर आपने अपनी डाइट को अगर प्रॉपरली रखे, गलत कॉम्बिनेशन अगर बनाया है तो इतना ओवर ईटिंग से नहीं होता जितना गलत कॉम्बिनेशन से आपको बैड इफेक्ट मिलते हैं। बिल्कुल। तो फिर जैसे अगर इन्हीं की हम कंडीशन की बात ले लें, कितने समय का इनका ट्रीटमेंट रहेगा? जैसे कह रहे कि डॉक्टर ने कह दिया बोन में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कोई नस दब गई है, स्प्रेन पड़ गया है, या तो फिर हाँ, तो वो एक सिटिंग का सिर्फ जो है ओनली 5-7 मिनट का हमारा सेशन होता है उसमें जो है, और उसी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, उसके लिए बहुत लंबे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई क्रोनिक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो टेम्परेरी जो प्रॉब्लम आई है इंस्टेंटली उनका रिजल्ट है इसके अंदर जो एक्यूनेचर में जो है। लॉन्ग ट्रीटमेंट सिर्फ उन्हीं को है जो कि बहुत ज्यादा क्रोनिक हैं, एक लंबे समय से वो डिजीज से ग्रसित हैं और वो पार्ट्स उनके जो है ना डैमेज हो गए, जहां पर कि हमें रीजनरेटिंग हमें पार्ट्स की करनी पड़ती है। ये एक्यूनेचर की एक स्पेशल इसके अंदर क्वालिटी है कि भाई कोई पार्ट्स अगर आपके डैमेज हो गए हैं, चाहे ऑर्गन्स है या कोई भी पार्ट है, उनको रीजनरेटिंग सिस्टम दोबारा से ब्रेन के साथ कनेक्टेड करके, चाहे वो आपके हार्ट हैं, चाहे लंग्स हैं, चाहे लीवर है
या स्पाइन का ही अगर कोई पार्ट आपका डैमेज हो गया है तो उसको भी दोबारा से रीजनरेट करके उसको परफेक्ट किया जा सकता है और लाइफ टाइम के लिए आप एक स्टेबल हेल्थ जो है आपको प्रोवाइड कराता है। मतलब व्हाट एल्स यू कुड हैव आस्क्ड फॉर कि अगर इतनी बीमारियों में हम कहेंगे एक सिंपल एक आपके जो इजी प्रेशर रिलीज करके ही उन बीमारियों से हम कह सकते हैं दूर हटके एक स्वस्थ हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। छोटे बच्चों की बात करें, न्यूबॉर्न प्रॉब्लम जो इनबॉर्न प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी बॉडी भी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है इतनी जल्दी? दैट इज द माय स्पेशलिटी फॉर जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मस्कुलर ट्रॉफी है, सेरेब्रल पल्सिस की है, मेंटली फिजिकली डिसऑर्डर हैं जो बच्चे अनकैपेबल हैं। तो एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सलमान खान एक बच्चा था जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ग्रसित था बहुत ज़्यादा। उसका स्पाइन अगर जो है ना एक्सरे हम अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर देखेंगे कोई देखेगा तो भाई हाउ कैन इट, ये कि जिंदा कैसे है। 1.5 साल उस बच्चे को ऐसे गोदी में उठा करके क्लिनिक पे लेके आई। उसकी मदर लाती थी रिक्शा पे, रिक्शा से भी किसी की हेल्प से उसको क्लिनिक में लाया जाता था और फिर वापस क्लिनिक पे। 2.5 साल वो बच्चा स्कूल नहीं जा पाया। आज वो बच्चा रेगुलरली दोबारा से फिट होकर के खुद स्कूटी चला के, अभी ट्रीटमेंट उसका कंटिन्यू है क्योंकि उसके अंदर है, लेकिन वो इतना कैपेबल हो गया है कि पिछले 2.5 साल से अभी उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। जहाँ उसकी जब वो आया था तो ना तो वो सांस ले पा रहा था प्रॉपरली, ना ही जो है वो खाना खा पा रहा था। आधी रोटी पूरे दिन में मुश्किल से खाता था। तो इस तरह की ये क्वालिटी न्यू बॉर्न बेबी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे छोटा पेशेंट 1.5 मंथ का। आप सोचिए कि कैसे प्रेशर उसको हम कर सकते हैं। लेकिन वो भी होता है बहुत छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि बाई बर्थ ही जब उसको जो है अभी आज भी मेरी उसकी जो है ग्रैंड मदर से बात हुई थी तो उसकी राइट साइड पूरी जैसे जस्ट लाइक पैरालिटिक थी। ब्रेन में उसके जो है स्कल में बहुत बड़ा इन्फेक्ट था। मेडिकल साइंस के पास उसके लिए मतलब होता है कि आफ्टर 6 मंथ भाई हम डायग्नोज करेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे, लुक आफ्टर कि हम क्या कर सकते हैं, स्टंटिंग करेंगे, क्या कुछ करेंगे। बट उसकी ग्रैंड मदर और मदर पहले से ही मेरे पास कनेक्टेड थे। वो ऑलरेडी उनकी ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था और आज वो बच्चा भी समझो 90-80% जो है ना वो फिट है। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत और हमारे पास पेशेंट जो है ना ओल्ड एज के भी बहुत हैं जो 90-98 प्लस तक के हैं और उनको भी हमने वो लाइफ दी है कि जो बिल्कुल बेड रिटर्न हो गए थे। इवन यहाँ तक कि जो बड़े हॉस्पिटल्स में हैं जहाँ आईसीयू में जो कोमा में पेशेंट चले गए थे आज तो वो भी। क्या आपके सेंटर्स दिल्ली में ही है? हाँ, अभी तो दिल्ली में ही है जी। ये अभी 2 जगह हमारे सेंटर्स हैं, एक अशोक विहार में, दूसरा हमारा जो है एशियाड विलेज जो है खेलगांव श्री फोर्ट के साथ वहाँ पर। और सेवाएं अवेलेबल हैं, सब जो है सेवाएं अवेलेबल है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं बिना दवाओं के, बिना एक्सरसाइज के, बिना हम कहेंगे बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट से बचकर काफ़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच डॉक्टर जितेंद्र, आप यहाँ पर आए और बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर। आप खुद मुझे लगता है स्ट्रेस्ड हो जाते होंगे, जो अलग अलग तरह के केसेस आते होंगे। बिल्कुल, ये देखिए इस थेरेपी की ये स्पेशलिटी है। अगर आपको कहीं भी अगर जाएंगे, चाहे हॉस्पिटल जाएंगे या किसी भी, अगर आपको कोई प्रॉपर किसी पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर हार्ट से है तो हार्ट से रिलेटेड कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको बोन्स की अगर प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना पड़ेगा। मतलब लेकिन यहाँ पर हम जो है ना सभी बीमारियों का, उसमें हमारा डायग्नोस सिस्टम भी अपना इसके अंदर सभी बीमारियों का वे आउट है, एक ही एक्यूनेचर। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच डॉक्टर जितेंद्र जी, आप कराए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बस सही समय पर सही डायग्नोज होना, सही स्पेशलिस्ट के पास जाना ताकि आप जी सके एक हेल्दी लाइफ। ऑन दैट नोट दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।